पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, यानी हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ, ये आप पढ़ चुके हो। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल समझाया था और उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर हुआ था और उसमें हमने करा था प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, यानी ये वाला प्रूफ हो चुका है। देखो मैंने यहां दोनों लिख दिए हैं। आप सोच रहे हो सर ने दोनों क्यों लिख दिए? ठीक है, टेंशन ना लो, ये नीचे वाला मिटा देंगे। सिर्फ आपको याद दिलाया है कि ये हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस एंड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। लिख दो यहां पर डन, आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं डन। पिछले वीडियो लेक्चर में, अब ये क्यों मैंने इसमें मेंशन करा है ये आप देख के आना, ठीक है? ये आप देख के आओगे तो इसको आसानी से समझ जाओगे। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि न्यू वेव फ्रंट कैसे बनता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। अगर आप उसको देख के आए हो तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं देख के नहीं आते, इसलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार और बता देता हूं कि जैसे ये लाइट रेज हैं, ये इंफिनिटी से आ रही है, मान लो क्या है ये लाइट रेज, होती तो ये वेव की फॉर्म में इस तरीके से। तो अगर हमें वेव फ्रंट बनाना है तो वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, ये बात याद रखनी है। सिर्फ यही एक लॉजिक है वेव फ्रंट बनाने का। तो इन लाइट रेज के परपेंडिकुलर आप इस तरीके से वेव फ्रंट बना दो। ये दिस इज द वेव फ्रंट, ये परपेंडिकुलर होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सेकंड वेव फ्रंट बनाना है आफ्टर टाइम t, तो एक और बना दो, दिस इज सेकंड वेव फ्रंट, दिस इज 90 डिग्री। मान लो ये t इक्वल टू 0 पे है और ये t इक्वल टू टाउ पे है, या t इक्वल टू t1 कह सकते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये सब रब कर लेते हैं, ये पॉइंट चाहो तो नोट कर लेना। आज का हमारा मोटिव है ये वाला, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस एंड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। इन दोनों में से एक प्रूफ एग्जाम में आ जाता है। तो अब एक काम करते हैं, ये पोर्शन ये रब कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, और रब करने वाला पार्ट एडिट कर देंगे। तो बच्चों बोर्ड रब कर दिया मैंने समय बचाने के लिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। तो भाई इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी हम स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो समझो कैसे। सबसे पहले आप ये एक प्लेन सरफेस बना लो। वो प्लेन सरफेस कैसे बनेगा? मान लो ये बन गया आपका प्लेन सरफेस, बन गया, और प्लेन सरफेस के ऊपर रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर। मान लो ये क्या है? ये एयर है, एयर मान सकते हो, और नीचे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये आप मान सकते हो एक ग्लास है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1। v1 स्पीड ऑफ लाइट रेज, जो कि वेव की फॉर्म में चल रही है। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रेज क्या है? v2। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए v1 इज ग्रेटर देन v2। सही है, ये बात एकदम क्लियर है। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। प्लेन वेव शब्द का क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि जो लाइट रेज आएंगी वो वेव की फॉर्म में आएंगी एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेन। जैसे कि मान लो ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये है एक, और ये है दूसरी यहां बनाते हैं, ये सही हो गया। दिस इज I1 और ये क्या है? I, एरो सही से बनाओ,
दिस इज I2 और क्या है ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, एक मिनट, इंसिडेंट रे। तो ये एक प्लेन की फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके का एक प्लेन ऐसे ये चला, लेकिन हम दो रेज ही दिखाते हैं। और दूसरी बात ये वेव की फॉर्म में है, इस तरीके से होती है ये, देखो बच्चों वेव की फॉर्म में दिखने में ये स्ट्रेट लाइन ही लगती है। अब हम बनाएंगे पहला वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट हम बनाते हैं जहां ये I1, इसे I1 लो, दिस इज I1, दिस इज I2, ये हिट कर रही है पॉइंट ए पर। किसे हिट कर रही है? सरफेस को। ये जो प्लेन सरफेस है और ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, यानी अलग अलग कर रहा है इन दोनों मीडियम को। तो जब वेव फ्रंट हम बनाते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, यानी परपेंडिकुलर होगा इन रेस के, या एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये खींच दी हमने परपेंडिकुलर लाइन ए बी। ये क्या है? ए बी। दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ये दोनों के, ये भी 90 डिग्री, I1 के भी परपेंडिकुलर, I2 के भी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया इनिशियल वेव फ्रंट, इनिशियल वेव फ्रंट हम इसे कह रहे हैं। अब जब ये इंसिडेंट रे I1 यहां पर स्ट्राइक कर रही है, यहां पर टकरा रही है, तो यहां हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? नॉर्मल। लो साहब, हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया N। ये एंगल क्या होता है बताओ? दिस इज एंगल I, जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हमारा अब अगला टारगेट क्या होता है? आगे का काम हम क्या करते हैं याद करो, अब पुराना वीडियो लेक्चर देखा हो तो, अगर नहीं देखा है तो इसमें समझ लो। अब हम बनाते हैं न्यू वेव फ्रंट। क्या बनाते हैं? न्यू वेव फ्रंट। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे। दिस इज, ये क्या है बताओ? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल क्या है? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है। अब हम एक आर्क लगाएंगे, हमने पढ़ा था मेथड, एक आर्क लगाएंगे और उस आर्क की रेडियस क्या रखेंगे, इस चीज को ध्यान से समझो। सेकंड वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें यह डिस्टेंस मेजर करना होगा। यह डिस्टेंस कितना होगा? टाइम t में ये वाली जो रे है I2, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हम इसे ले लेते हैं b डैश और डिस्टेंस ट्रेवल किया b डैश, वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या है, वो सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? v1। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू t। t इज टाइम। आई ये बात समझ में? टाइम t में I2 रे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट इज b डैश विच इज v1 इंटू t। ठीक, अगर x ले लें देन इट इज v1 इंटू t, एंड v1 इज स्पीड ऑफ लाइट रे, या कह लो वेलोसिटी ऑफ लाइट रे। अब इतने ही टाइम में जो I1 है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? उसने ट्रेवल करा v2t। ठीक, लेकिन ये जो v2t है इट इज लेस देन v1t। ठीक, v2t इज लेस देन v1t, क्योंकि वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज्यादा है लाइट की, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ज्यादा होगा सेम टाइम में। तो हम v2t जितना एक आर्क काटेंगे, और ये बना दिया हमने एक आर्क। इस आर्क की रेडियस क्या है? v2t। जब ये आप आर्क बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि ये आर्क की रेडियस b डैश से कम हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस डिस्टेंस से b डैश से कम होगा। ये मैं समझा चुका हूं। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं a डैश। अब हम इस आर्क पे एक टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट पे, जो कि b डैश पॉइंट को टच करेगा। लो साहब, ये टेंजेंट बना दिया।
ये बन गया टेंजेंट। अब आप सोच रहे होगे टेंजेंट क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारा वेव फ्रंट है, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और हमें पता है वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट, या वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू लाइट रे। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का साइन, ये लाइट रे है और ये वेव फ्रंट है। इसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या लिखते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, अब ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। इसे वैसे डॉटेड लाइन से शो कर सकते हो, सही हो गया। इसे हमने डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया क्योंकि ये जो इस पॉइंट पे हमने पहला वेव फ्रंट बनाया परपेंडिकुलर लाइन खींच के, आगे हमने ऐसे शो करा कि जो डिस्टेंस कवर किया I2 रे ने, दैट इज B1, इसे डॉटेड से शो कर दिया, और उतने ही समय में I1 ने जो डिस्टेंस कवर किया इट इज A डैश, इट इज नॉट B1, इट इज B डैश। फिर हमने यहां एक आर्क बनाई, फिर टेंजेंट बनाया जो कि B डैश को टच करता है, और हमें हमारा एक वेव फ्रंट और मिल गया विच इज द सेकंड वेव फ्रंट A डैश B डैश, और उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहां तक आपको समझ में आ गया हो, ये डायग्राम आप बना लो। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये फील करा दूं कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। किस तरीके से है आप ये देखो, ये देखो, ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, हमने 2 बनाई है, लेकिन ये पूरा इस तरीके से प्लेन वेव है ये, जो इस तरीके से बढ़ रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और ये जो वेव फ्रंट है ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ये जो सरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये वाला वेव फ्रंट ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, सो इट इज अ प्लेन। आप इसे एक 2 डायमेंशनल लाइन मत समझ लेना, इसलिए यहां पर हर जगह प्लेन शब्द का प्रयोग हुआ है, प्लेन सरफेस, प्लेन वेव, ठीक है, ये फील करना जरूरी था। अब हम एंगल्स पे आ जाते हैं, हमें प्रूव करना होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप ध्यान से देखो ये ट्रायंगल ए बी बी डैश, ठीक है, ये एंगल हमें पता करना था ये कितना होगा। देखो ये आई है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये उसमें आई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये एंगल ये और ये 90 है, ध्यान से देखो ये 90, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 90 माइनस आई, ठीक है, 90 माइनस आई, तो कितना रह गया आई। ये एंगल आपका आई आ गया इस ट्रायंगल में ए बी बी डैश। तो यहां बना लो, देखो ये डॉटेड से शो कर देते हैं, ये है आपका ए बी बी डैश, और ये एंगल हो गया 90, सॉरी दिस इज आई, ये हो गया आपका आई। अब आप नीचे वाला ट्रायंगल को देखो, ए डैश बी डैश, ठीक है, इसे गौर से देखो, ये है आर, कोई शक नहीं, और ये एंगल देखो ये और ये 90 डिग्री, ये आर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर। अब इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश में ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना होगा, ये होगा आर। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हुआ आर। अब आप ये वाला ट्रायंगल बना लो, इसे हम यहां बना लेते हैं, ये और ये ए डैश और दिस इज बी डैश, ये एंगल हो गया आर। ठीक है, ट्रायंगल एकदम क्लियर हो गया। साइन आई क्या होगा इस ट्रायंगल में, ये कायदे से लिखते हैं भाई, एग्जाम में तो आपको कायदे से ही लिखना होगा। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश
साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाली साइड। एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या है, बी बी डैश, और बी बी डैश क्या है, v1 इंटू टाउ। तो यहां वैसे हम लिख भी लेते हैं, इसको आप लिख लेना b, रुको यहां लिख लेते हैं बच्चों कहीं जगह देख के, बी बी डैश इज इक्वल टू v1 इंटू टाउ, ठीक ये, और a डैश इज v2 इंटू टाउ, a डैश इज v2 इंटू टाउ। टाउ आप टाउ ले सकते हो, t ले सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि यू हैव टू टेक द टाइम, t रिप्रेजेंट्स द टाइम, सही। अब आप देखो, दिस इज v1t, bb डैश, a डैश इज v2t। अब हम करेंगे साइन आई। साइन आई इज v1t अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, a b डैश, a b डैश। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, यहां लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये मिटा देते हैं, ये तो रबर था। तो बच्चों जब आप नोट कर रहे हो ना, तो पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ए डैश बी डैश साइन आर इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर v2t अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a b डैश, a b डैश। देखो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज आपको दिख नहीं रही होगी, ये तो मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप नोट कर लो, और अब बोर्ड रब करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और हट जाओ बोर्ड के आगे से, नोट करोगे, चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। लो अब मैं इसे रब कर रहा हूं, तो अब हम आएंगे आगे। चलो इसे मैंने रब कर दिया। वैसे तो काफी हद तक सब कुछ क्लियर हो गया, ये भी रब कर देते हैं। हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 की मदद से अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा भाई, v1t अपॉन v1t अपॉन ए बी डैश, ये तो साइन आई हो गया, और साइन आर क्या होगा, v2t अपॉन ए बी डैश। तो ये कैंसिल हो गया, ए बी डैश, t से t कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये आ गया। एंड v1 अपॉन v2 इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ये प्रूव हो गया आपका। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, बताओ। बच्चों आप ये भी नोट कर लो, वैसे नोट आपने कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब क्या सोच रहे हो सर ने ये क्या बोल दिया, मतलब समझ में आया, नहीं आया क्या। अब जैसे ये मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, रेयरर मीडियम, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन μ1। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, ठीक है। और इसी तरीके से v2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन μ2, ठीक। μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम,
तो हम ये लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। बिल्कुल सही। अब ये इक्वेशन देखो, इसे हम अगर 3 ले लें, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज 4, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 sin I upon sin R is equal to v1 अपॉन v2 की जगह लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। ठीक है, और ये μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, μ21। ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, तो यही तो होता है हमारा स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ21। अब मान लो लाइट ट्रेवल कर रही है पानी से ग्लास में, सपोज दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लास, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर मान लो ये एयर है और ये वाटर, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। यही स्नेल्स लॉ होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। लेकिन ये स्नेल्स लॉ का पहला पार्ट होता है। अभी एक चीज और रह गई, ठीक है, वो क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये भी अब करवाते हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, ये प्रूफ एग्जाम में आ जाता है। देखो बच्चों, डेरिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि मान लो कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाए, अगर डेरिवेशन समझी हुई है तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं लगता है। ठीक है, जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही बात कहूंगा, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, आप सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास दो वेव फ्रंट है। पहला वेव फ्रंट है ए बी। ये वेव फ्रंट इस तरीके से है, ये परपेंडिकुलर है बोर्ड के। और अगर आप पेपर पे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते रहना, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप बना रहे होगे, मैं बीच बीच में समय भी दे रहा हूं। तो ये जो वेव फ्रंट है ए बी, ये आपके पेपर के परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस प्लेन सरफेस है ना, चलो हम इसको नाम दे देते हैं। आप भी सोच रहे हो सर ने अभी तक तो नाम दिया नहीं, अब दे रहे हैं। अरे भाई, जब जरूरत होती है तो तभी तो नाम दिया जाता है। ये लो, एस डैश हमने इसे नाम दे दिया। तो ये जो प्लेन सरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, ये ऐसे है, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी आपके पेपर के परपेंडिकुलर है। और जो हमारा न्यू वेव फ्रंट है, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश, ये भी परपेंडिकुलर है इस तरीके से बोर्ड के। अच्छा, ये हम लिख लेते हैं, ये हमारा है इनिशियल वेव फ्रंट, इनिशियल वेव फ्रंट। ठीक है, और ये कौन सा था, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये तो था बच्चों, कुछ गलत थोड़ी है। ये लो, अब हम जो ये सेकंड प्रूफ करना जा रहे हैं हम, ये थियोरेटिकल प्रूफ है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डेरिवेशन करनी है। तो जो अभी मैंने बात समझाई उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि द वेव फ्रंट ए बी, द वेव फ्रंट ए बी, कॉमा प्लेन सरफेस एस डैश, प्लेन सरफेस एस डैश एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश lies in a plane, या ऐसे लिखो, all lies in the same plane, in the same
प्लेन। कौन से प्लेन में? परपेंडिकुलर टू द पेपर। पेपर लिखूंगा क्योंकि आप तो पेपर पे लिखोगे, एग्जाम में भी पेपर पे लिखोगे। लाइज इन द सेम प्लेन विच इज, यहां लाइन घेर दू ना जिससे कंफ्यूजन ना हो, विच इज परपेंडिकुलर टू द पेपर, टू द पेपर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम असली मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर है? एबी के। इंसिडेंट रे एबी के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल एन, या यहां एन एन डैश ले लो, चलो नॉर्मल एन एन डैश, ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो प्लेन सरफेस ऐसे है, नॉर्मल ऐसे, ठीक। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ए डैश, ये किसके परपेंडिकुलर है? ये इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो देखो भाई, ये तो रे हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो बात आ गई समझ में? इसे लिखते हैं द इंसिडेंट रे, इसके नीचे नेक्स्ट पैरा से लिखना, द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू, बताओ क्या? वेव फ्रंट ए बी, वेव फ्रंट ए बी, पहली बात ए बी, कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस एस एस डैश, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एस एस डैश। गंदी राइटिंग में लिख दिया, आपको समझ में नहीं आने का। एस एस डैश। आप भी सोच रहे हो सर ये कहानी क्यों बता रहे हैं? देखो बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट है ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसे प्रूव करने के लिए भाई ये कहानी ही लिखनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एस एस डैश एंड रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश, यानी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एंड रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू, लिखो ए डैश बी डैश, ठीक है। यह पूरा लिख दें, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रुक जाओ बच्चों, काला काला दिख रहा है ना यहां, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है? ए डैश बी डैश। देखो मैं बोर्ड के आगे से हट गया, ठीक, समझ तो गए होगे, बस ये लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलती है? तो बच्चों इस वाली डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर होता है, और फिगर सारी जगह घेर लेता है, लिखने की जगह बहुत ही कम बचती है। तो ये विडंबना है, कोई बात नहीं, मजा इसी चीज का है। अब आप ये देखो कि क्या कंक्लूजन निकला, वही कंक्लूजन निकला जो हम चाह रहे थे भाई। ये इंसिडेंट रे इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्टेड इसके परपेंडिकुलर, तो इसका अर्थ हुआ ये तीनों किस प्लेन में लाई कर रही हैं? ये बोर्ड में ही तो लाई कर रहे हैं, उस प्लेन में लाई कर रही हैं जिस प्लेन में बोर्ड है, समझ गए? यानी कहां लाई कर रही हैं? उस प्लेन में जिस प्लेन में आपका पेपर है, यानी पेपर में लाई कर रही है, मींस इन द सेम प्लेन। अब यही लाइन हमें लिखनी है, देयरफॉर। अच्छा मैं, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसलिए मैं ये मिटा रहा हूं, ये मिटा दिया। देयरफॉर, जो लास्ट लाइन बिल्कुल कंक्लूजन, देयरफॉर इसके 3 बिंदु लगते हैं। देयरफॉर द इंसिडेंट रे, कॉमा द नॉर्मल, नॉर्मल का एन छोटा, एंड द रिफ्रैक्टेड रे
all lies in the same plane. कौन सा प्लेन? That is the plane of paper. पेपर लिखना बच्चों, बोर्ड मत लिख देना गलती से भी। एग्जामिनर कहेगा बिल्कुल बच्चा तो रट के आ गया, जो गुरुजी ने पढ़ाया बच्चे ने रटा और लिख दिया, इसलिए आप पेपर लिखना। मैंने भी इसीलिए पेपर ही लिख दिया। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन। अब ये डेरिवेशन पूरी हो गई। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ो इसे। आज के लिए टाटा।